यानी उनकी सारी टीचिंग सिर्फ थ्योरी और बुक्स तक सीमित होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए रॉबर्ट कियोसाकी के एक अकाउंटिंग टीचर हुआ करते थे। उन्होंने कभी अकाउंटेंट की जॉब नहीं की थी, वो बस थ्योरी में अकाउंट्स पढ़ाया करते थे। जबकि ठीक इसके उल्टा रॉबर्ट के फ्लाइट स्कूल के इंस्ट्रक्टर एक रियल टीचर थे। आप पूछेंगे भला वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि फ्लाइट स्कूल के इंस्ट्रक्टर वाकई में प्लेन उड़ा सकते थे। कियोसाकी जब पायलट की ट्रेनिंग ले रहे थे तो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर उनके साथ प्लेन में थे और उन्हें जरूरी फीडबैक देते जा रहे थे। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे स्कूल और यूनिवर्सिटी के टीचर्स असल में फेक टीचर्स हैं, क्योंकि वे हमें पैसों के बारे में कुछ नहीं सिखाते। वो ये नहीं सिखाते कि अपना फाइनेंस कैसे मैनेज करना चाहिए या फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटी अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक ऐसे ही एजुकेशन सिस्टम भी बनाया गया है। एलीट क्लास ने यह सब इसी तरह क्रिएट किया है कि अमीर सारे पैसे ले जाएं और बेचारा गरीब गरीब ही रह जाए। फेक टीचर्स के बारे में एक और फैक्टर है, स्टूडेंट लोन। यूएस में कॉलेज ग्रेजुएट्स और प्रोफेशनल स्टूडेंट्स लोन के बोझ के तले दबे पड़े हैं और यूएस गवर्नमेंट के लिए यही नंबर 1 एसेट है। आप शायद यकीन नहीं करेंगे, पर यूएस में स्टूडेंट लोन लगभग $1.2 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। और लास्ट में हम एक फेक एसेट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या आपको लगता है कि मॉर्टगेज यानी कि गिरवी रखा हुआ आपका घर एक एसेट है? क्या आपको लगता है कि आपका रिटायरमेंट फंड एक एसेट है? तो सबसे पहले तो आपको एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क पता होना चाहिए। एसेट वो है जिसकी वजह से आपकी कमाई होती है, जबकि लायबिलिटी का मतलब है कि आपके पैसे खर्च होना। तो जब आप हर महीने घर के लिए रेंट देते हैं तो वो आपकी लायबिलिटी हुई। आपका रिटायरमेंट फंड भी एक लायबिलिटी है, क्योंकि आप सालों साल हर महीने इसके लिए पैसे भरते रहते हैं। एलीट क्लास ने अपने फायदे के लिए कुछ अजीब से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं, जैसे डेरिवेटिव्स, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स और मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज। ये सब उन्होंने पब्लिक के पैसों पर अमीर बनने के लिए बनाए हैं। जब आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं या मॉर्टगेज की फीस भरते हैं तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स आपका पैसा यूज करते हैं, और इस पैसे को वो कहां और कैसे यूज करते हैं उसके टेक्निकल टर्म्स आम लोगों को समझ ही नहीं आती। और जब डेरिवेटिव्स एक्सप्लोड हो जाते हैं तो इकोनॉमी क्रैश हो जाती है। इस तरह अमीर का तो कुछ नहीं बिगड़ता, पर गरीबों का सारा पैसा डूब जाता है। कियोसाकी इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि फ्यूचर में एक बड़ा क्रैश आ सकता है। डॉव जोन्स के 125 सालों के चार्ट में 1929 के बड़े क्रैश को ग्राफ पर एक छोटे से बम्प के रूप में दिखाया गया है। यानी अगर कंपेयर किया जाए तो बहुत कम अमाउंट में पैसा शामिल रहा था। इसके कई साल बाद एक बड़ा स्पाइक 2000 के .com क्रैश को दिखाता है। इससे भी बड़ा स्पाइक था 2008 का रियल एस्टेट क्रैश, जिसमें $700 ट्रिलियन डेरिवेटिव्स थे। लेकिन इससे भी बुरा होना अभी बाकी है। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज डेरिवेटिव में $1.2 क्वाड्रिलियन प्रोजेक्ट करता है। शंका जताई जा रही है कि यह क्वाड्रिलियन डिजास्टर आने वाले कुछ सालों में हो सकता है। जरा सोचिए, डेरिवेटिव्स या फेक एसेट्स का ये कितना बड़ा अमाउंट होगा, यानी एक के पीछे 15 जीरो। तो जरा सोचिए कि उस वक्त दुनिया का क्या होगा जब 1.2 क्वाड्रिलियन की वैल्यू वाले डेरिवेटिव्स एक्सप्लोड होंगे। इसीलिए कियोसाकी यहां फेक वर्ड यूज कर रहे हैं। फेक मनी, फेक टीचर्स और फेक एसेट्स के बारे में अगर आप पहले से सावधान रहेंगे तो आप और आपकी फैमिली इनसे बची रहेगी। फिर आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा और आपको पता होगा कि जिस पैसे को कमाने के लिए आपने कड़ी मेहनत की है उसे कहां और कैसे लगाना है। नेक्स्ट चैप्टर है द वर्ल्ड इज अबाउट टू चेंज। 1971 में प्रेसिडेंट निक्सन ने जब यूएस डॉलर को गोल्ड स्टैंडर्ड से हटाया था, उस वक्त रॉबर्ट कियोसाकी मरीन कॉर्प्स में पायलट की जॉब करते थे। उस वक्त उनकी उम्र 25 साल थी और उन्हें काम के सिलसिले में वियतनाम भेजा गया था। उसी दौरान रॉबर्ट को अपने पिता का खत मिला जिसमें लिखा था, सावधान रहना, दुनिया बदलने वाली है। अपने पिता का खत पढ़कर रॉबर्ट को बड़ी हैरानी हुई। उनके हाथ वॉल स्ट्रीट की एक कॉपी लगी जिसमें उन्होंने गोल्ड से रिलेटेड आर्टिकल ढूंढा, लेकिन उन्हें कुछ खास जानकारी नहीं हो पाई। उन्हें बस इतना पता चला कि गोल्ड की कीमत $40 से $60 पर आउंस के बीच कहीं थी। कियोसाकी के एक दोस्त थे टेड, वो भी उनकी तरह ही गोल्ड के बारे में जानना चाहते